क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि इससे बेहतरीन और शानदार क्लास मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है। और हमारी क्लास को पढ़ने के बाद आप किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। ये जो चैप्टर आज मैं लेकर के आया हूं, ये सीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से एग्जाम में कभी कभी 3 और कभी कभी 4 प्रश्न भी बन जाते हैं, जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज। आज तक जो बच्चों ने इसे पढ़ा होगा वो आधा अधूरा ही पढ़ा होगा। आज मैं इतने बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं कि आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह मेरा वादा है। इसीलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि मुझे बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट दे दो, जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, और उसे हमारी एक क्लास दिखा देना। तो आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम अक्षमताएं। देखो, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अक्षमता का मतलब होता है विकार। देखो, ये कोई बीमारी नहीं है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक विकार है, डिसऑर्डर है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक विकार है जो कार्यात्मक क्षमता को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जो आपके कार्य करने की क्षमता है उसको प्रभावित करती है। तो एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं वो किसको प्रभावित करती हैं, तो आप कह देना कार्यात्मक क्षमता को प्रभावित करती हैं, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है। अब ये होती कौन कौन सी हैं उनकी बात करेंगे। और एक बात अभी यहां पर बहुत अच्छे से समझो, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। जितनी भी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ये किससे संबंधित होती हैं? ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं ये किससे संबंधित होती है, किससे जुड़ी होती हैं? तो आप कह देना तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। किससे जुड़ी होती है? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी होती है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। अब तक मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, दिमाग को एकदम शांत छोड़ दो और एक एक बात को समझो। जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ये एक विकार है, कोई बीमारी नहीं है। और ये किससे जुड़ी होती है? आप कह देना तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। वो आपसे कहेगा कि ये संवेदी पेशियों से जुड़ी होती है, आप कह देना नहीं, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। जो मस्तिष्क की इकाई होती है उसको कहते तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये किससे जुड़ी होती है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। तो सबसे पहली जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो होती है डिस्ग्राफिया। और यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो डिस्ग्राफिया, इसी को कभी कभी वो लेखन वैकल्य भी दे देता है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता? अब मेरी बात को समझना। डिस्ग्राफिया में एक शब्द आ रहा है ग्राफ। देखो, डिस्ग्राफिया को आप पढ़ोगे तो आपको एक शब्द दिख रहा है ग्राफ। आपने 9th का एग्जाम दिया होगा, 10th का एग्जाम दिया होगा, वहां आपके सामने आता था ग्राफ पेपर। तो ग्राफ को आप कैसे करते थे? ग्राफ को लिख करके प्रदर्शित करते थे। तो जो लिखने से संबंधित विकार होता है, किससे? लिखने से संबंधित जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? लिखने से संबंधित विकार को ही क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने से संबंधित जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब कैसे याद रखोगे? एक एक बात बिल्कुल आसानी से समझो। देखो, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में एक शब्द दिख रहा है ग्राफ।
तो ग्राफ को कैसे, देखो ग्राफ को ना पढ़ा जाता है ना लिखा जाता, सॉरी बोला जाता है, ग्राफ को लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। तो ग्राफ को हम क्या करते हैं, लिख करके प्रदर्शित करते हैं। तो लिखने में जो परेशानी होती है, लिखने में जो दिक्कतें होती हैं, उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब लिखने में क्या दिक्कत होती है मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चा जो है वो पेन को सही से नहीं पकड़ पाता है, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है। जैसे मैं अपना नाम लिखूं वो ऐसे लिखेगा, ये जो ऊपर की लाइन है यहां लिख देगा, उसके लेखन की गति धीमी होगी, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि मुझे ये बता दीजिए कि जो डिस्ग्राफिया है ये किससे जुड़ा हुआ विकार है, जल्दी से बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता देगा एक एक बच्चा। मैंने आपको एक बात बता दी कि जितनी भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी है ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये किससे जुड़ी हुई है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। आज तक आपने एक ही बात पढ़ी होगी कि डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन से संबंधित है, ये दूसरी बात नहीं पढ़ी होगी। और यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिस्ग्राफिया हो या आगे जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, ये सब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी होती है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। क्लियर। अब अभी जो एग्जाम हुआ था सीटेट फरवरी 2026 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपके सामने क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या कहता है कि जो लेखन वैकल्य है वो क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। अब मेरी बात एक और समझना, हमारी क्लास की यही तो विशेषता, तभी तो मैं ये कहता हूं कि जीरो लेवल का स्टूडेंट तो हम एक एक चीज समझाते हैं। देखो कभी कभी एग्जामिनर आपको डिस्ग्राफिया देगा, आपका जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है। किस में बनता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। ये बना इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर, इसका हो जाता है हिंदी ट्रांसलेशन। जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो कभी तो वो डिस्ग्राफिया लिख के देता है, ठीक है, डिस्ग्राफिया लिख के देता है, कभी आपको वो लेखन वैकल्य लिख के देगा। तो लेखन वैकल्य कहे या डिस्ग्राफिया कहे, तो जब भी आपका पेपर बने आप एक चीज जरूर चेक कर लेना, उसकी इंग्लिश क्या है। जैसे लेखन वैकल्य कह रहा है, इसकी इंग्लिश क्या है, डिस्ग्राफिया। अच्छा ये तो हमने पढ़ा था। क्या ये व्यक्तित्व विकार है, शारीरिक अपंगता है, अधिगम अक्षमता है या तंत्रिकीय विकार है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अब यहां से मजा आ जाएगा एक एक चीज को पढ़ करके। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ये सब किससे जुड़ी होती है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। इसका मतलब ये तो सही है। अब लर्निंग जो डिसेबिलिटी है ये किससे जुड़ी है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। तो डिस्ग्राफिया जो है ये भी क्या है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी भी तो है। ये भाई लर्निंग डिसेबिलिटी, भाई एक बात बताओ, अधिगम अक्षमता ही तो है। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले मेरी बात को समझो, बात की समझने पर गौर दो। हम पढ़ रहे हैं अधिगम अक्षमता। अब अधिगम अक्षमता होती कौन कौन सी हैं, तो एक होती है डिस्ग्राफिया। तो ये जो डिस्ग्राफिया है ये अधिगम अक्षमता तो है ही है, भाई ये क्या है, अधिगम अक्षमता है। और जितनी भी अधिगम अक्षमताएं हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इसीलिए आयोग पर हमने चैलेंज कर दिया, आयोग मानता इसको अधिगम अक्षमता को, हमने तुरंत चैलेंज कर दिया। और चैलेंज करके कहा, क्योंकि बच्चे सभी जानते थे कि आदेश सर ने हमें यह पढ़ाया है कि जितनी भी अधिगम अक्षमता होती है
ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। इसीलिए आयोग ने सी और डी दोनों को सही उत्तर माना, यानी कि जिसने अधिगम अक्षमता लगाई उसको भी 1 नंबर मिला और जिसने तंत्रिका तंत्र को लगाया उसको भी 1 नंबर मिला। यानी कि ये दोनों ही आंसर सही माने गए। आप जाके आंसर की को चेक कर सकते हो। अगर आपने अधिगम अक्षमता लगाया था तो भी आपका आंसर सही था, और आपने अगर तंत्रिका तंत्र लगाया था तो भी आंसर सही था, क्योंकि डिस्ग्राफिया जो था वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी तो है ही है, और साथ में जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये किससे जुड़ी हुई है, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। मजा आ गया हो तो बता देना। ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया। अभी देखना कैसे कैसे वो घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, और एक एक क्वेश्चन का इतना बेहतरीन तरीके से जवाब दूंगा कि आज आपको मजा आ जाने वाला है। देखो, एक क्वेश्चन इस तरह से उसने पूछ लिया, ये रहा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा, और आज के बाद जीवन में लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन उसने पूछा कि निम्नलिखित में कौन सी अक्षमता है जो संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है। इसने यह कह दिया कि संवेदी बाधिता के अंदर कौन सी नहीं आती है। रंग दृष्टिहीनता, लेखन वैकल्य, श्रवण में कठिनाई या दृष्टि की आंशिक हानि। जल्दी से बताओगे कौन सी नहीं आती है। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था, 1 सेकंड पहले क्या बताया था, मैंने कहा जितनी भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो डिस्ग्राफिया है, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। वो आपसे कहेगा कि ये संवेदी बाधिता से जुड़ी हुई है, नहीं, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, ना कि संवेदी से जुड़ी हुई है। संवेदी बाधिता से नहीं जुड़ी हुई, ये किससे जुड़ी हुई है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। अब आपको इसका आंसर नहीं भी पता था तो भी चुटकियों में आंसर कर देते कि हमारे सर ने एक बात बताई थी कि जितनी भी अधिगम अक्षमताएं होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? वो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। ये कह रहा संवेदी बाधिता नहीं है, ये ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चलता हूं अगली डिसेबिलिटी की तरफ। तो डिस्ग्राफिया में एक शब्द आया ग्राफ, और ग्राफ को कैसे प्रदर्शित करते हैं? लिख करके प्रदर्शित करते हैं। तो जो लेखन में समस्या होती है, लिखने में कठिनाई होती है, उसको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब अगली डिसेबिलिटी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डिस्कैलकुलिया। अब एग्जाम में कभी कभी इसको गुणज वैकल्य भी देगा, तो जब वो गुणज वैकल्य दे तो आप इसकी इंग्लिश जरूर चेक कर लेना कि इंग्लिश में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो आपके सामने लिखा आएगा डिस्कैलकुलिया। अब एक बात बताओ, डिस्कैलकुलिया में एक शब्द दिख रहा है कैलकुलिया, और कैलकुलिया से आप याद रखेंगे कैलकुलेटर। भाई कैलकुलिया से क्या याद रखेंगे? कैलकुलेटर याद रख लो या कैलकुलेशन याद रख लो। आप मुझे ये बताओ, जो कैलकुलेटर है इसका यूज किस में किया जाता है? क्या हिंदी में किया जाता है? नहीं। क्या इंग्लिश में किया जाता है? नहीं। क्या गणित में किया जाता है? जी हां। तो जो गणित से संबंधित कठिनाई होती है, ठीक है, गणित में या गणना से संबंधित, गणित या गणना से संबंधित कठिनाई, गणित या गणना से संबंधित जो कठिनाई होती है उसको क्या कहते हैं? गणित या गणना से संबंधित जो कठिनाई होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अब मेरी बात को समझना, ग्राफ को कैसे प्रदर्शित करते हैं? भाई एक बात बताओ, ग्राफ को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आप कहोगे लिख करके। तो जो लिखने से संबंधित विकार हुआ
वो ग्राफिया हुआ, ठीक है। इसके बाद कैलकुलिया में एक वर्ड देख लिया आपने कि कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन किस में यूज करते हैं? गणित में। तो जो गणित से संबंधित विकार हुआ वो कौन सा हुआ? डिसकैलकुलिया हुआ। बताओ इतनी सी भी दिक्कत हो। अब मेरी बात को आगे समझना। भाई एक बात बताओ, जो ये डिसकैलकुलिया है ये भी किससे जुड़ा होगा? तो आप कह दोगे ये भी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होगा, क्योंकि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये किससे जुड़ी हुई है? ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगली लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करता हूं जिसका नाम है डिसलेक्सिया। क्या नाम है? डिसलेक्सिया नाम है, जिसको कहते हैं पठन वैकल्य या इसी को कहते हैं वाचन वैकल्य। तो डिसलेक्सिया कहे या पठन वैकल्य कहे या वाचन वैकल्य कहे। अब एक बार एग्जाम में क्या हुआ, मेरी बात को समझोगे, बहुत बेसिक से और अच्छी तरह से समझा रहा हूं। अब एक बार एग्जाम में वाचन वैकल्य आ गया। अब इसीलिए तो मैं बच्चे से कहता हूं कि हमेशा एक एक चीज को समझिए, आप रटिए मत, एक एक चीज को समझिए। अब जब वाचन वैकल्य एग्जाम में आया तो बच्चा कहने लगा कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। और मैं आपको इसीलिए एक एक बात बताता हूं। मैं ये नहीं कहता मैं सबसे बड़ा सीडीपी का टीचर हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं आप एक क्लास कहीं और से पढ़िए और एक हमारी पढ़िए, तब आपको बेहतर और बेहतरीन का फर्क देखने के लिए मिलेगा। जब वाचन वैकल्य एग्जाम में पूछ लिया गया तो बच्चा परेशान हो गया। तो जब भी कोई शब्द आपको समझ में ना आए, एक बार उसकी इंग्लिश जरूर चेक कर लेना। और इंग्लिश जो थी उसकी वो थी डिसलेक्सिया। तो आप तुरंत समझ जाते, अच्छा डिसलेक्सिया को ही वो क्या कहता है? वाचन वैकल्य कहता है। तो कभी कभी डिसलेक्सिया दे देगा, कभी पठन वैकल्य दे देगा, कभी वाचन वैकल्य दे देगा, लेकिन इंग्लिश में जो देगा वो आपको डिसलेक्सिया ही देगा। अब मेरी बात यहां से अच्छे से समझना। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि भाई ये किससे जुड़ा हुआ विकार है, यहां फिट करना एक एक बात। तो पहली बात तो ये कि सर आपने हमें एक बात बता दी कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये किससे जुड़ी हुई है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। बताओ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किससे जुड़ी है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। कोई दिक्कत? वो आपसे कहेगा कि ये शरीर से जुड़ी है, नहीं। संवेदी बाधिता से जुड़ी है, नहीं। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, जी हां। जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। अब आप डिसलेक्सिया को पढ़िए। तो डिसलेक्सिया में एक शब्द दिख रहा है लक्स। भाई आप गए दुकान पर और आपने दुकानदार से कहा कि भैया जी मुझे लक्स साबुन दे दो। अब भैया जी ने लक्स की जगह आपको नंबर 1 दे दी। भाई आपने मांगी लक्स, भैया ने दे दी नंबर 1। कैसे बताओगे कि ये लक्स नहीं नंबर 1 है? भाई आप गए, अंकल जी मुझे एक लक्स साबुन चाहिए, उन्होंने आपको नंबर 1 पकड़ा दी। कैसे बताओगे कि ये लक्स नहीं नंबर 1 है, ये तो मुझे लक्स चाहिए? तो पढ़कर बताओगे। तो पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है, पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है, पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है, पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसको क्या कहते हैं? पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसी को कहते हैं डिसलेक्सिया। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, यानी कि जो रीडिंग से रिलेटेड होती है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। अब बच्चा सिर्फ इतना ही पढ़कर जाता है, उसने किसी के नोट्स ले लिए तो वो इतना ही पढ़कर जाएगा। एग्जामिनर को भी पता है कि उससे क्वेश्चन पूछना क्या है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक एक बात यहां से समझोगे। जब कोई बच्चा सही से किसी चीज को पढ़ेगा नहीं, मेरी बात समझना, अगर आप किसी चीज को सही से पढ़ोगे नहीं तो सही से लिखोगे भी नहीं, तो
पढ़ने के साथ साथ जो लिखने से संबंधित, देखो पढ़ने से संबंधित कठिनाई तो होती ही है और लिखने से संबंधित भी होती है। अब बच्चे के दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर अभी तो आपने एक बात बताई थी कि लिखने से संबंधित तो डिस्ग्राफिया होती है। जी हां, अभी मैंने बताई थी, लेकिन जहां पढ़ने के साथ लिखने की बात हो, पढ़ने की भी बात हो और लिखने की भी बात हो, तो वहां किसको लगाओगे? डिसलेक्सिया को लगाओगे। मेरी बात समझ में आई? अगर सिर्फ लिखने की बात हो तो आप डिसग्राफिया को लगाओगे, लेकिन वो आपसे ऐसे कह दे क्वेश्चन में, और कहता है कि पढ़ने के साथ साथ पढ़ने एवं लिखने में कठिनाई, पढ़ने एवं लिखने में कठिनाई। अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, मेरी बात समझना, बहुत अच्छे से बिल्कुल जीरो लेवल से सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और हमारी क्लास की यह विशेषता है, घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, आप क्लास के क्लास में ही एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई बुक उठा लेना आज के बाद, आपसे एग्जाम में कहे डिसग्राफिया है या डिसलेक्सिया है, अब आप बताओ मुझे किसे लगाओगे आप? देखो, अगर सिर्फ लिखने की बात होती तो आप डिसग्राफिया को लगाते, लेकिन पढ़ने की भी बात है साथ में, तो आप किसको लगाओगे? डिसलेक्सिया को लगाओगे। तो पढ़ने के साथ अगर लिखने की बात होती है तो आप किसको लगाओगे? डिसलेक्सिया को लगाओगे। अभी कहानी डिसलेक्सिया की यहीं पर खत्म नहीं होगी, एक एक बात को समझना। जब बच्चा सही से पढ़ेगा नहीं तो क्या वो सही से बोल पाएगा? आप बताओ भाई, सही से अगर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा किसी चीज को तो क्या मैं सही से बोल पाऊंगा? नहीं। तो ये बोलने से संबंधित भी है, इसीलिए इसे वाचन वैकल्य कहते हैं। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे बच्चे को किसमें कठिनाई होती है? तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ लेता है एग्जाम में, और ये कम से कम 5 से 7 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। आज तक बच्चे ने सिर्फ ये पढ़ा था कि पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है वो डिसलेक्सिया होती है, लेकिन एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि भाई ये बताओ, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में जो कठिनाई होती है वो कौन सा विकार है? अब बच्चा घूम जाता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब मेरी बात को एक बात समझो, भैया मैं किसी चीज को पढ़ रहा हूं, अगर मुझे पढ़ने में दिक्कत है, इसका मतलब क्या है कि मैं ध्वनि जो ध्वनि में निकाल रहा हूं उसमें मुझे क्या होगी? कठिनाई होगी। तो ऐसे बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वो भी ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण के ही द्वारा पढ़ाया जाता है। अब एक बात बताओ, जब बच्चा सही से पढ़ेगा नहीं तो वो क्या करता है? जैसे ये लिखा हुआ है कि राम इज आ गुड बॉय। अब वो क्या करता है? जब बच्चे से सही से नहीं पढ़ा जाएगा वो इसको गैप कर देगा, राम इज अ बॉय। जैसे बचपन में क्या होता था, टीचर हमें पढ़ने के लिए खड़ा कर देते थे, कहते थे चल भाई यहां से कहानी सुना। अब हमें कोई वर्ड हार्ड लगता था तो हम क्या करते थे? जैसे हमसे ये वर्ड पढ़ा नहीं जा रहा तो हम जल्दी राम इज अ बॉय। अब हम गुड को खा गए, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने में समस्या थी। तो जो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है उसको डिसलेक्सिया कहते। तो इसमें बच्चा क्या करता है? अक्षरों के क्रम को बदल देता है, यानी कि बच्चा बी को, अब देखो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि बच्चा अक्षरों में भ्रमित रहता है। क्या रहता है? भ्रमित रहता है। अब मेरी बात को समझना इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो है वो अक्षरों में भ्रमित रहता है। बी को डी, 16 को 61, 16 को 61, वाज को सा लिख देता है, वाज को सा लिखता है।
तो ये कौन सा विकार है? अब बच्चा सोचता है कि भाई साहब ये डिसग्राफिया है, जबकि ये डिसग्राफिया नहीं है। ये क्या है? डिसलेक्सिया है। बच्चा जब सही से पढ़ता नहीं है तो वो क्या करता है? इन अक्षरों के क्रम को बदल देता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चा बी को डी, 16 को 61, वाज को सा लिखता है, तो ये कौन सा विकार है? आप कह देना भाई साहब ये डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया है। अब डिसलेक्सिया के अंदर जब इतने सारे विकार आ रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विकारों का बहुक्रम भी कहते हैं। तो एक बार आपसे यह भी पूछ लिया कि डिसलेक्सिया को क्या कहते हैं? विकारों का बहुक्रम कहते हैं। अब मेरी बात को समझना, अब आप कैसे याद रखोगे? देखो, अब आपको एक एक चीज याद है, मेरी बात समझो। भाई आप गए लक्स लेने, आप गए दुकान पे कि भैया जी मुझे एक लक्स साबुन दे दो, उसने आपको नंबर 1 दे दी। आप कैसे बताओगे कि ये लक्स नहीं नंबर 1 है? तो आप कहोगे पढ़ करके बताएंगे। तो जो पढ़ने से संबंधित विकार हुआ उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। अब यही से समझना, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। पहली बात, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ये तो क्लियर हो गया। अब डिसलेक्सिया लक्स लेने गए, उसने दी नंबर 1, कैसे बताओगे? आप कहोगे पढ़ करके। तो पढ़ने से संबंधित, अगर पढ़ने के साथ साथ लिखने की बात हो तो भी डिसलेक्सिया। अब एक बात बताओ, जब बच्चा सही से पढ़ेगा नहीं तो वो ध्वनि सही से निकालेगा नहीं, इसीलिए इसे ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई कहते हैं। जब बच्चा सही से पढ़ता नहीं है तो वो अक्षरों के क्रम को बदल देता है, बी को डी लिख देगा, 16 को 61 लिख देगा, तो वो किस में होगा? डिसलेक्सिया में। जब इसके अंदर इतने सारे विकार हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विकारों का बहुक्रम कहते हैं। एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अभी क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, एक एक चीज समझाऊंगा। लो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हम इस कथन वाले को पढ़ेंगे। क्या कहता है? यह सीटेट फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। सीटेट फरवरी 2026। अब बच्चे डिटेल में नहीं पढ़ा होता, मैं कहता हूं मुझे 0 लेवल का स्टूडेंट दो, अगर वो निरंतर पढ़ेगा तो 30 में से 30 का मैं वादा करता हूं कि सीडीपी में आपको 29 नंबर नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। क्या कहता है? पठन वैकल्य। तुरंत देखो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? डिसलेक्सिया की बात कर रहा है। ठीक है, से जो बच्चा जूझ रहा है, बच्चे को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, यानी कि ध्वनि निकालने में क्या कठिनाई होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। आप कहोगे आज तक मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता लग गया है। जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होती है उसे ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। अरे ध्वनि, जब बच्चा सही से पढ़ेगा नहीं, इसका मतलब क्या है? वो सही से ध्वनि नहीं निकाल पाएगा। तो ये बात तो पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से सही है। ठीक है, अब ये कहता है, ये अलग क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये कहता सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। ये बात भी सही है। ठीक है, अब ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए बी होगा। अब आप कहोगे क्यों नहीं करता है? तो इसकी ट्रिक की क्लास में कल लाऊंगा, और ऐसी क्लास लाऊंगा कि जीवन में ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। ऐसी ट्रिक लाऊंगा कि जीवन में आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसको सस्पेंस में छोड़ देते हैं, आगे चलता हूं, बात को अच्छे से समझते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्या कहता? अब देखो, ये सीटेट फरवरी 2026 में आया क्वेश्चन है। बताओ, कोई इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये कह रहा पढ़ने के प्रवाह में कमी। तो जहां आपको पढ़ने में कमी दिख जाए तो क्या होगा? वो आप ज्यादा पढ़िए ही मत। फिर देखो, बच्चा कहता है मुझे सर समय बहुत लगता है।
अगर आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इसका एक ही कारण है कि आपकी जो तैयारी है अभी उसमें धार नहीं है। तो आपको तैयारी में धार की जरूरत है, क्योंकि चाकू जितना पैना होता है वो उतनी ही जल्दी वस्तु को काटता है। इसीलिए आपकी तैयारी में जब धार होगी, आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे। आप बस इतना पढ़िए कि पढ़ने के प्रभाव में कमी है तो कौन सा होगा, पठन वैकल्य होगा, स्वैलीनता स्पेक्ट्रम विकार होगा, मनोभ्रंश होगा, या ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार होगा। तो आप कह दोगे ये क्या कहलाएगा, पठन वैकल्य कहलाएगा, डिसलेक्सिया कहलाएगा। क्योंकि हम गए लक्ष्य लेने और भैया ने दे दी नंबर 1। कैसे बताओगे ये लक्ष्य नहीं नंबर 1 है, पढ़कर। तो पढ़ने में जो कमी होती है, पढ़ने में जो विकार होता है, उसी को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया जी। आगे चलता हूं और एक एक बात को समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी एक एक चीज को हम बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और बहुत ही प्यार से एक एक चीज आपकी समझ में भी आएगी। अब चलते हैं अगले विकार की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक बात को दिमाग में सेट करते चलेंगे। अगला जो विकार है इसको कहते हैं स्वैलीनता। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बार बार आता है, ये आएगा ही आएगा। छाप लो जी, लो मैंने लिख दिया है, आएगा ही आएगा। अब बताओ इससे ज्यादा क्या ही करूं मैं? मैंने आपको लिख के दे दिया है कि ये क्वेश्चन आना ही आना निश्चित है ये। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो है वो बड़ा चालाक होता है, वो चाहता है कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाए, बच्चा क्वेश्चन को ना कर पाए, वो चाहता है। तो इसीलिए वो कभी कभी स्वैलीनता ना लिख करके वो आपको ऐसे भी लिख कर दे देगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। इस तरह से भी उसने दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं एक एक बात बहुत गहराई से बताते हुए चल रहा हूं कि एक एक बात आपको समझ में आए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता और वो क्लास को देख रहा है, तो उसे यकीन हो जाएगा कि सच में आज कर रहा हूं मैं पढ़ाई, क्या दमदार क्लास हो रही है। अब अच्छे से समझना एक एक बात को। पहली बात तो यह समझनी है कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ये किससे जुड़ी होती है? तो स्वैलीनता भी किससे जुड़ा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप कह दोगे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। बताओ भाई कोई दिक्कत है? तो ये भी किससे जुड़ा विकार है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ा विकार है, ठीक है। ये भी किससे जुड़ा हुआ है? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब तक कुछ याद नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बताई है कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, डिसग्राफिया कहे, डिसलेक्सिया कहे, स्वैलीनता कहे, ये सारी की सारी किससे जुड़ी होती है? तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। एक पॉइंट क्लियर। अब दूसरे पॉइंट को समझेंगे और यहां से, कहां से समझोगे? यहां से। आपको रटना नहीं है। आप कहते हो सर मुझे नोट्स दो, मैं रटूंगा। भाई साहब जीवन में सीटेट पास नहीं कर पाओगे, और पास कर पाओगे तो 90-95 नंबर ला पाओगे। समझो, सीटेट खुद ये कहता है कि ये रटने का एग्जाम नहीं है, समझने का है। अरे कहां तक चीजों को रटोगे? एक एक बात समझ लो। और मैं तो ये कहता हूं मेरी क्लास पढ़ने के बाद आप दुनिया की कोई बुक उठा लेना जो सीटेट की हो, जो भी कहीं आती हो, और एक क्वेश्चन आज के बाद गलत हो जाए तो जीवन में मत पढ़ना। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आपसे। तो स्वैलीनता, अब देखो स्वैलीनता में दो शब्द हैं, स्व और लीन। पहले मेरी बात को समझोगे। स्व का मतलब होता है खुद, स्व का मतलब होता है खुद, और लीन का मतलब होता है खो जाना। तो ऐसा बच्चा
जो खुद में ही खो गया है। आपने देखा होगा आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा होगा जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसे कोई मतलब नहीं होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। जैसे उसके मन में आ गया कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तो वो पूरे घर में आपके में ऐसे ही करता रहेगा। पापा कहेंगे मेरे लिए चाय ले आ, बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कहेगा डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। दीवारों से ही बात करने लग जाएगा। डीजे कहीं बज रहा होगा, घर में ही नाच रहा होगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। इसका मतलब क्या है कि बच्चा खुद में ही खो गया है, तो वो किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। तो जब वो किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता तो वो जो व्यवहार करेगा वो रिपीटेटेड व्यवहार करेगा, दोहराव या आवर्ती या पुनरावर्ती व्यवहार होता है। तो उसके अंदर क्या होती है, दोहराव। भाई जब खुद में खोया हुआ है बार बार चीजों को दोहराएगा, दोहराव या पुनरावृत्ति व्यवहार वो करता है। पुनरावृत्ति व्यवहार तो आपसे ये कहेगा। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिपीटेटिव बिहेवियर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए या दोहराव की प्रवृत्ति कौन बच्चा करता है, तो आप तुरंत समझ जाओगे। स्वयं का मतलब खुद, लीन का मतलब खो जाना। भाई जो बच्चा खुद में खोया हुआ है वो बार बार एक ही चीजों को रिपीट करता रहेगा। कभी कभी मैं गली से जाता हूं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, एक चीजों को बार बार रिपीट करते रहते। अब समझना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से समझा रहा हूं। स्वयं मतलब खुद, लीन का मतलब खो जाना। जब बच्चा खुद में खोया हुआ है, आप मुझे ये बताओ वो दूसरे से क्या अच्छे से बातचीत कर पाएगा या नहीं? नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद से खोया हुआ है, दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहता। तो ऐसे बच्चे को कई बार पूछा हुआ है कि बच्चे को सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई होती है। क्या होती है? सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई होती है। सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई होती है। क्या होती है? सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई होती है। सामाजिक संप्रेषण का मतलब पता है? संप्रेषण का मतलब है बातचीत करना। भाई दूसरे लोगों से बातचीत करने में कठिनाई तो होगी। जब बच्चा खुद में ही लीन है, वो किसी से बातचीत नहीं करना चाह रहा, तो उसका जो संवाद होगा, संवाद का मतलब है बातचीत करने में वो क्या हिचकिचाएगा, संवाद अच्छा नहीं होगा। संवाद अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे जब वो बच्चा अपनी ही दुनिया में मस्त है, भाई संवाद किसका अच्छा होगा? जो लोग दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। और जो अपनी दुनिया में मस्त है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता, किसी से वो बातचीत नहीं करना चाहता, उसका संवाद अच्छा नहीं होगा, तो उसको सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। भाई वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी तो अच्छा होगा जब आप दूसरों लोगों से बातचीत करोगे, दूसरे लोगों से संवाद करोगे। जब बच्चा खुद में ही लीन है तो उसका संवाद अच्छा नहीं होगा। अब मेरी बात को समझो। अब जब बच्चा खुद में खोया हुआ है, आपका जो सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है वो किस चीज में होता? मैं बताता हूं। ट्रिल ट्रिल, हेलो, हाँ बहन आज तुम्हारे क्या बना है? अजी आज हमारे राजमा चावल बने। बहन आज मेरे रिश्ते वाले आए। अच्छा कहां से आए रिश्ते वाले? अरे बहन पापा ये कह रहे तो मैं स्कॉर्पियो दे दूंगा, वो कह रहे फॉर्च्यूनर लेने की। बहन ड्यूटी पूटी तो लगे ना, तो पता अभी तो नौकरी की कोई चर्चा नहीं है। तो आप सबसे ज्यादा समय किस में बर्बाद करते हो? दूसरे लोगों से बातचीत करने में। लेकिन जो बच्चा, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे पढ़ना है, एग्जाम है, आप तो हाँ भाई क्या चल रहा है एग्जाम में। मैंने तो कुछ बच्चे ग्रुप में देखे वो ऐसे करते, भर्ती नहीं आएगी, मतलब पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, एक ज्ञान देने में है।
लिख लेना, ऐसे बच्चों की नौकरी नहीं लगती है। नौकरी कैसे बच्चों की लगती है? ऐसे बच्चों की। क्यों? जब बच्चा खुद में खोया हुआ है तो वो बार बार एक चीज को रिपीट करेगा, अब उसका समय तो बर्बाद होगा नहीं, तो वो अपना जो दिनचर्या है, जो अपनी दिनचर्या है, उसका बड़ी सख्ती से पालन करेगा। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा बच्चा जो है भाई दिनचर्या का, भाई मुझे अब क्या करना है, अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे लिखना है, क्योंकि दूसरे से तो वो मतलब रखना नहीं चाह रहा, तो वो दिनचर्या का बड़ी सख्ती से पालन करेगा, बड़ी सख्ती से पालन करता है। तो ऐसा बच्चा जो होता है वो दिनचर्या का बड़ी सख्ती से पालन करता है, क्योंकि उसे खुद से ही मतलब है, किसी दूसरे से मतलब नहीं है, इसीलिए वो दिनचर्या का बड़ी सख्ती से पालन करता है। ऐसा बच्चा रटने में बहुत अच्छा होता है, चीजों को रट लेता है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है उसकी। ठीक है, क्यों? आपके दिमाग में तो फालतू की भसड़ है। अरे मम्मी, उसके लड़के को क्या मिला था? बेटा उसके लड़के को फॉर्च्यूनर मिली थी। जैगुआर मिल जाएगी मम्मी। बेटा तुझको ना बिहा भी हो, क्यों? तेरी तो नौकरी नहीं है। इसका मतलब आपके दिमाग में बाहरी चीजें चल रही हैं, तो आपकी याददाश्त कहां से अच्छी होगी? ऐसा बच्चा जो दूसरे से मतलब ही नहीं रख रहा, तो इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, ये चीजों को याद बहुत रख पाता है। याद रखने इसका अच्छा गुण होता है। याद रखना, याद रखने की प्रवृत्ति कह सकते हैं, रटने में बहुत अच्छा होता है। तो आज तक आपने इतना ही पढ़ा था, अब स्वलीनता के बारे में इतने सारे पॉइंट हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता। दिखा देते हैं क्वेश्चन, आपको लगेगा सर तो ऐसे ही कह रहे हैं। लो जी, आपके सामने क्वेश्चन। हिल जाता है बच्चा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन आज के बाद एक बच्चा क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। क्या कह रहा है? स्वैलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? सीटेट फरवरी 2026। ये क्वेश्चन अभी के लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे के सारे। बताओ जी। अनुमानित दिनचर्या को बनाए रखना, सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना, निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना, या किसी भी श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से बचना। देखो, एक पॉइंट आज आपको बता रहा हूं और उस पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लेना, एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक पॉइंट बता रहा हूं, कभी भी बच्चे को मदद देने से बचना नहीं है। हमेशा बच्चे को क्या करनी है? मदद देनी है, हमेशा मदद देनी है। तो जहां पर भी आपको यह लिखा आ जाए कि मदद से बचना है, तो बचना नहीं है भैया। चाहे बच्चे को कोई भी विकार हो, कोई भी विकार हो, हमेशा एक शिक्षक के तौर पर हमेशा बच्चे की मदद करनी है। क्लियर? तो मदद से बचना नहीं है। यह कह रहा है कि सामग्री के प्रयोग से बचना तो है ही नहीं, तुरंत काट दो। दंड बच्चे को देना ही नहीं है। मैंने क्या कहा? तो ऐसा बच्चा दिनचर्या को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलता हूं, एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी, चिंता ही मत करो। ठीक है, लो जी, ये रहा क्वेश्चन। बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम सीटेट फरवरी 2026 में आया हुआ है। सीटेट फरवरी 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका आंसर? क्या कहता है? स्वैलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी को आसानी होती है। किस में आसानी होती है? बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में, परिचित और पूर्वान्ह में दिनचर्या का पालन करने में, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, या अजनबियों के साथ संवाद करने में। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अरे अभी तो मैंने बताया, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, अरे भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने ठान लिया है
कि मुझे जीवन में कुछ करना है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कुछ करने से रोक सके। आप खुद हो जो आप कुछ करने से रोकते हो। तो एक बात बताओ, दिनचर्या का पालन करने से। ऑप्शन नंबर बी। ये वो क्वेश्चन है जिन्हें बच्चा कर ही नहीं पाता है एग्जाम में, लेकिन आज के बाद एक सिंगल बच्चा नहीं होगा जो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले विकार की तरफ चलते हैं। अब बच्चा कहता है सर ADHD पढ़ाइए हमें। अब ये होता है ADHD। ए का मतलब होता है अटेंशन, यानी कि अवधान। अब मेरी बात को समझना, अवधान। डी का मतलब होता है डेफिसिट, तो इसको कहते हैं न्यूनता। एच का मतलब होता है हाइपर एक्टिव, अति सक्रियता। अब मेरी बात को समझना। और डी का मतलब होता है डिसऑर्डर, यानी कि विकार। तो इसको कहते हैं, इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है, मेरी बात को समझना, अच्छे से समझना है एक एक बात को। इसका मतलब होता है, देखो, बच्चा सोचता अवधान का मतलब धान। गुरुजी धान की फसल लग रही है, ये पूछ रहा होगा कि धान कम। हाँ जी, धान कमी हुए हैं, बारिश वारिश नहीं पड़ रही ना, इसीलिए धान कमी हुए, इस बार घाटा। गुरुजी अरे ये तुम्हारे घाटे नफा को नहीं पूछ रहा, ये कह रहा अवधान का मतलब ध्यान, आपके अटेंशन की बात कर रहा है, आपके खेतों में लगे धान की बात नहीं कर रहा। कभी आप सोचो अच्छा धान, गुरुजी हमारे खेतों में धान नहीं लगे अभी, इस बार तो गुरुजी बड़ी दिक्कत हुई है, बारिश वारिश हुई नहीं है, धान में बड़ी परेशानी हुई है। वो धान की बात नहीं कर रहा। अवधान का मतलब ध्यान की बात कर रहा है, जो ध्यान मम्मी कहती है ना कि ध्यान से देख, उसकी बात कर रहा है। न्यूनता का मतलब कमी, न्यूनता का मतलब है कमी, यानी कि वो कहेगा कि ध्यान में कमी है, तो आपसे कहेगा कि बच्चे के ध्यान में कमी है, तो ये कौन सा विकार है। तो आपको कुछ रटना थोड़ी है, वो खुद क्वेश्चन में देगा कि अवधान न्यूनता, वो कहेगा कि बच्चे के ध्यान में कमी होती है, ये कौन सा विकार है, तुरंत बता देना कि अवधान न्यूनता। अवधान का मतलब सर ने बताया ध्यान, न्यूनता का मतलब कमी। अच्छा, ध्यान में कमी, एक तो बच्चे के ध्यान में कमी है, ऊपर से दिक्कत यहीं नहीं रुकी, दिक्कत आगे भी है बच्चे में। ऊपर से कहता अति सक्रियता विकार। देखो कहते हैं ना कि भाई सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, इसका मतलब क्या, एक तो समस्या पहले से ही है, दूसरी और आ गई। एक तो होता है एक्टिव होना, एक होता है हाइपर एक्टिव होना। जैसे आपने क्लास में देखा होगा कि इस तरह से क्लास होती थी जब हम पढ़ते थे, तो एक नालायक सा बच्चा यहां पर बैठा होता था, टीचर उससे कहते थे बेटा बोर्ड पे ध्यान दे। यहां टीचर खड़े होकर, वो इधर देखता था इधर देखता था, साइड वाले को चांटा मार देता था। बच्चा कहता था गुरुजी देखो इसने मुझे मारा है। गुरुजी कहते थे चल खड़ा हो, बाहर निकल के जा। वो बाहर निकल रहा है, चलते चलते फिर किसी को चांटा मार गया। इसका मतलब वो क्या है, बेचैन है। एक तो वो उसके अंदर ध्यान की कमी है, ऊपर से एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव है, बेचैन है, आकुल है कि मैं कोई ना कोई छेड़खानी कर दूं। चलते चलते जाएगा, किसी की शर्ट पर ऐसे पेन चला जाएगा, किसी को मार देगा। मन किया टीचर उधर पढ़ा रहे हैं, टीचर कोई चौक मार देगा, टीचर कहेगा अरे मेरे किसने मार दी चौक, वो कहेगा बाहर निकल, जा रहा है, फिर बढ़ जाएगा क्लास में। तो एक तो ध्यान की कमी है, ऊपर से हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिव का मतलब है कि बच्चा आकुल है, आकुल का मतलब बेचैन है। इसी को कहते हैं आवेगशीलता है कि मैं कुछ ना कुछ परेशानी कर दूं। बच्चे के अंदर क्या है, आवेगशीलता है, यानी कि वो बेचैन है कि भाई मुझे कुछ छेड़खानी करने के लिए मिले। तो
तो ये किसकी प्रवृत्ति होती है? आपसे कहेगा बच्चे के अंदर आवेगशीलता है, बच्चा बेचैन है, आकुल होना, ये किस बच्चे की प्रवृत्ति है? तो आप कह देना ADHD की, क्योंकि ध्यान की तो कमी है ही, अति सक्रिय बेचैन है भाई साहब, कि कुछ ना कुछ मैं छेड़खानी कर दूं, कुछ ना कुछ ऐबदारी कर दूं, उस बच्चे को कहते हैं ADHD का बच्चा। तो ऐसे बच्चे को क्या करना है? कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करके देना है। ऐसे बच्चे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे बच्चे को कार्य छोटे छोटे टुकड़ों में देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में देना है। तो ऐसे बच्चे को क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य देना है, जिस बच्चे को होती है ADHD। अब ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, अब आप ही बताओगे, मैं नहीं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सीटेट फरवरी 2026 में आया क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे बच्चा ये ना कहे सर ये क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं चीजें एकदम आसान लगने लगती हैं बच्चे को। कह रहा है कि ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार किसकी विशेषता है? प्रतिबंधित और दोहरावाद व्यवहार पैटर्न होता है, विलंबित गतिक और भाषा कौशल होते हैं, उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव होता है, या आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला चलता है। जल्दी बता देना। अरे मैंने अभी क्या बताया है? देखो दो ही सब, बच्चे के अंदर क्या होती है? आवेगशीलता होती है, बेचैन रहता है, कुछ ना कुछ कर दूं, आवेगशीलता बच्चे के अंदर रहेगी, बच्चा आकुल रहेगा। तो आपको दिख रहा है आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक और बची है जिसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। इसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, प्रेस। भाई डिस्प्रेक्सिया को पढ़ो, एक शब्द दिख रहा होगा, प्रेस। अब पापा ने आपसे कहा कि बेटा मेरे कपड़ों पर प्रेस कर लाना, तो आप पापा को जाना है ऑफिस, तो आप प्रेस को कैसे करोगे? गति से करोगे। तो प्रेस को कैसे करते हैं? गति से करते हैं। भाई प्रेस ऐसे याद रख लो, प्रेस को कैसे करते हैं? गति से करते हैं। तो जो गतिक कौशल संबंधी विकार होता है, गतिक कौशल संबंधित जो विकार होता है, अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो प्रेस को हम क्या बना देते हैं? मोटर बना देते हैं। तो जो मोटर स्किल से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। पूछ लिया जाता है कि भाई गतिक कौशल से संबंधित विकार कौन सा है, तो आप एक बात याद रख लेना कि प्रेस को हम क्या बना देते हैं? प्रेस को हम कैसे चलाते हैं? गति से चलाते हैं। तो जो गतिक कौशल संबंधी विकार होता है उसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो बच्चा अंगों के बीच में समन्वय नहीं बना पाता है, अंगों के बीच समन्वय नहीं बना पाता, अंगों के बीच समन्वय नहीं बना पाता। समन्वय का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं, बना पाता यानी कि हाथ पैर आंखों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता। कैसे नहीं बना पाता? जैसे मैं देख तुम्हें रहा हूं, बात इधर कर रहा हूं, और भाई ठीक हो, हाँ चल ऐसे रहा हूं, हाथ ऐसे चल रहे हैं। तो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बीच में, अंगों के बीच में समन्वय नहीं बना पाता है, उसको कहते हैं गतिक कौशल संबंधित वैकल्य, उसी को कहते हैं डिस्प्रेक्सिया।
और आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लो जी, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। निम्नलिखित किसमें व्यक्ति हाथ और आंखों के तालमेल, संतुलन, शारीरिक निपुण की क्षमता से प्रभावित होती है? बताओ, भाषा वैकल्य में, गतिक समन्वय वैकल्य में, या पठन वैकल्य में, या गुणज वैकल्य में? ये दिख गया ना, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? बच्चा अंगों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता। देख किधर रहा है, बात है। और जी ठीक हो? हाँ जी ठीक हो? हाँ लाला ठीक है तू? ठीक है। तो अंगों के बीच में समन्वय नहीं बना पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, उसी को कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। और मैं एक नंबर दे रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 8920102816। इस नंबर पर जो भाई बहन अभी तक हमारे सीटेट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो इस नंबर पर सीटेट ग्रुप लिख करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप कहोगे सर इससे क्या होगा? ऐसी ही बेहतरीन जानदार क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। तो क्लास आप सभी को कैसी लगी, ये आप सभी हमें जरूर बताएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं एक एक बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, अच्छे से आपने चीजों को समझा होगा, बेहतर तरीके से चीजों को समझा होगा, एक एक बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में भर भर के जरूर बताएं, और जितने बच्चे देख रहे हो उतने ही लाइक जरूर कर दो भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अभी जुड़ जाएं। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको टॉपर बनाने की गारंटी हमारी है। बस आप निरंतर अब से पढ़ने लग जाइए। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत दमदार तरीके से क्लास ली है, कमेंट और लाइक जरूर करें, और शेयर तो बिल्कुल करना भूले ही नहीं। जय हिंद भाई।